जब किसी भी इंसान को अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट का केस हो या उसको कहीं ऐसा दर्द हो रहा हो या कोई ऐसा हार्ट अटैक है या उसकी मौत हो चुकी है या अस्पताल में जाने से पहले उसकी मौत हो चुकी है या अस्पताल जाने के बाद उसकी मौत हो। अगर किसी भी तरीके से इंसान को अस्पताल में हम लेकर गए, तो एक हमारे देश का एक ये प्रोसीजर है कि वहाँ पर अस्पताल के अंदर जो भी डॉक्टर हैं, सबसे पहले वो पुलिस को फ़ोन करेंगे। अगर कोई उनको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई हमला किया गया है, गोली से या चाकू से या किसी भी चीज़ से या कोई अगर एक्सीडेंट भी है, तो डॉक्टर सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करेंगे और उसके बाद अगर उसकी मौत हो जाती है, तो उसका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार हमने देखा है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जो डॉक्टर पर और पुलिस पर ये दबाव बनाते हैं कि जो भी हमारा घर का सदस्य था उसकी मौत तो हो ही चुकी है और अब हमें उसकी चीर-फाड़ नहीं करवानी और हमें उसका पोस्टमार्टम नहीं कराना। और यहाँ पर पुलिस को और डॉक्टर को उनके सामने झुकना पड़ता है और बिना पोस्टमार्टम के उसकी बॉडी उनको सौंप दी जाती है। और बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो पुलिस पर इस चीज़ का उल्टा दबाव बनाते हैं कि भले ही नेचुरल मौत हुई है हमारे परिजन की, लेकिन हमें उसका पोस्टमार्टम कराना है। और इस चीज़ पर पुलिस भी राज़ी होती है और डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया और उस वक़्त तो आपको ये लग रहा था कि जो मौत है वो नेचुरल है। लेकिन कुछ दिन बाद अगर आपको ये शक हो रहा है कि उसकी मौत किसी और कारण से हुई है या उसकी हत्या की गई है या कोई उसको सिलो पॉइज़न दिया गया है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ना ही बॉडी आपके पास बची है और ना ही पोस्टमार्टम है। तो ये एक इस तरीके से एक कानून है, क्योंकि लाश को, जो उसका शव है, उसको ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। तो उसकी एक विसरा रिपोर्ट, जो उसके पेट के अंदर कुछ खाना है, वो निकाल के रखा जाता है और उसका जो भी पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, चाहे उसके सर पे चोट है या उसका हार्ट अटैक है, तो वो एक रिपोर्ट पूरी बनाई जाती है और वो पोस्टमार्टम उनके परिजनों को दिया जाता है कि कल को अगर उन्हें किसी भी तरीके का शक और शुबा है, तो पुलिस को जाँच में पोस्टमार्टम की कॉपी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उसी को आधार बनाकर वो कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल करेगी और तभी वो किसी भी अपराधी को सज़ा दिला सकती है। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंसान की मृत्यु होती है और उसके परिवारों वालों को या उसके माता-पिता को बिल्कुल भी ये शक नहीं होता कि उनके बेटे की किसी ने हत्या की है और वो भी इस बात को मान लेते हैं कि वाक़ई में ही हमारे बेटे को हार्ट अटैक हुआ है और वो उसका जो भी विधि-विधान के द्वारा जो भी धर्म अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उनको इस बात का एहसास होने लगता है कि शायद हमने अपने बेटे का पोस्टमार्टम ना कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारे बेटे की हत्या ही की गई है। लेकिन अब करें तो क्या करें? क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं है और शव भी नहीं है, क्योंकि चिता जल चुकी है। तो यहाँ पर जो माता-पिता हैं, उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी होती है और उनको ऐसा लगता है कि हत्यारा बिल्कुल खुला समाज के अंदर घूम रहा है और हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। तो आज की कहानी कुछ इसी तरीके से है और फिर किस तरीके से ये लोग पकड़े जाते हैं और कोर्ट उनको उम्र कैद सुनाती है और पुलिस कैसे सबूत इकट्ठे करती है और किस तरीके से सलाखों के पीछे जाते हैं। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है हरियाणा से। हरियाणा में एक जगह है यमुनानगर। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, जिसके फैमिली के मुखिया का नाम है योगेश बत्रा और उनकी पत्नी है प्रियंका। शादी को 18 साल हो चुके हैं और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। एक रात दोनों बिल्कुल ठीक-ठाक सोते हैं, लेकिन सुबह को जब प्रियंका अपने पति योगेश बत्रा के लिए चाय लेकर जाती है, तो देखती है कि वो किसी भी तरीके से कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, बार-बार उठाने पर भी योगेश बत्रा नहीं उठते और वो चाय साइड में रखकर उनको ज़ोर-ज़ोर से झंझोड़ती है, लेकिन उसको लगता है कि उनकी साँसें नहीं चल रही हैं। ये देखकर वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और घर के बाहर आती है। आस-पड़ोस के सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या हुआ। अब क्योंकि जो प्रियंका थी, उसके पिताजी डॉक्टर थे। वो अपने पिताजी को फ़ोन करती है और पिताजी घर पर आते हैं। आने के बाद पता करते हैं अपनी बेटी से कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो किस तरीके से तड़फ रहे थे। प्रियंका की सारी बातें सुनकर प्रियंका के पिता इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनके दामाद योगेश बत्रा को हार्ट अटैक हुआ है। अब क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और प्रियंका के पिता उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसकी सूचना जो योगेश बत्रा है उसके माता-पिता को दी जाती है। अब क्योंकि योगेश बत्रा एकदम सेहतमंद था, स्वस्थ था, उसके माता-पिता को भी बड़ा झटका लगता है ये जानकर कि उनके बेटे की इस तरीके से मौत कैसे होगी। लेकिन उनका किसी पर भी कोई शक नहीं जाता और वो भी इस बात को मान लेते हैं कि भगवान की करनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसको जाना है।
और पूरे विधि विधान के द्वारा जो भी हिंदू रीति रिवाज है, बिल्कुल उसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और माता पिता अपना दुख में और पत्नी दुख में, और घर का माहौल बड़ा गमगीन। अब क्योंकि उनको किसी पर शक ही नहीं था, तो ना कोई एफआईआर, ना पोस्टमार्टम, और अंतिम संस्कार हो गया, बॉडी भी उनके हाथ में नहीं थी। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो योगेश बत्रा के पिता थे, उनको अपनी बहू को देखकर थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि योगेश बत्रा की मृत्यु को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 1 महीना भी नहीं गुजरा। वो देखते हैं कि उनकी जो बहू है प्रियंका, उसने जिम जाना शुरू कर दिया है, और उसकी जो ज़िंदगी है उसमें उसको देखकर, उसके बर्ताव को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसके पति की इसी महीने में मौत हुई है। और वो बिल्कुल ऐसे ही हँस रही है, बोल रही है, आ रही है, जा रही है, और सारे काम वही जो पहले चलते थे सिलसिलेवार उसी तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर योगेश बत्रा के पिता को थोड़ा शक होना शुरू होता है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं कि हमें अपनी बहू का जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। हमारे बेटे को अभी गए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, और जो प्रियंका है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अभी-अभी विधवा हुई है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि बॉडी है नहीं और ना ही पोस्टमार्टम हुआ है। और अब दूसरा महीना शुरू हो जाता है जुलाई का, और यहाँ पर उसकी जो बर्ताव को देख-देख कर वो कहीं न कहीं अपने आप को गिल्टी फ़ील करते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने पोस्टमार्टम ना कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए थी, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बाद उनकी पत्नी उनको मशवरा देती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार आप पुलिस स्टेशन जाएँ, और हो सकता है पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई करे। ठीक 2 महीने बाद, क्योंकि 27 मई 2016 में उनके बेटे योगेश की मृत्यु हुई थी, और अब जून गुजर जाता है, देखते-देखते जुलाई आ जाता है। अब जुलाई को जुलाई के महीने में योगेश बत्रा के पिता पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, और वहाँ पर जाकर बताते हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन मेरी बहू का जो बर्ताव है बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन पुलिस वाले भी, आप जानते ही हैं, क्योंकि ना ही बॉडी है, ना ही पोस्टमार्टम हुआ है, और वो ना ही उनको मना करते, और ना ही वो एफआईआर लिखते, और उनको वो इधर-उधर की बातें करते रहते हैं, उनको घुमाते रहते हैं। यहाँ पर योगेश बत्रा के पिता को यही लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, और इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ, और वो ये सारी बातें अपने यार दोस्तों को बताते हैं। तो उनका कोई दोस्त उनको बताता है कि कुछ सबूत पहले तुम खुद इकट्ठे करो, हो सकता है उसके बाद फिर पुलिस आपकी सुने। तो एक प्राइवेट जासूस एजेंसी थी, उससे मिलते हैं, और वो जो प्राइवेट जासूस है, इनका भी अच्छा खासा काम है। कई बार, ज़्यादातर तो लोग इनको इसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो अपनी बेटी की या बहन की कहीं पर शादी कर रहे हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि लड़के का चाल-चलन कैसा है, कहीं उसका कोई ऐसा अफ़ेयर तो नहीं है, क्या वो शराब तो नहीं पीता है। तो वो जासूस को उसके पीछे लगाते हैं, और जासूस का पीछा करते हैं, और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखते हैं, और उसके बाद फिर इस बात की रिपोर्ट ला के देते हैं कि वो लड़का या लड़की, उसका कैरेक्टर कैसा है, और उसके बाद फिर वो उस शादी को आगे बढ़ाते हैं या उसको तोड़ देते हैं। या किसी पति को अपनी पत्नी पर शक है, तो वो प्राइवेट जासूस को हायर करता है और उसके पीछे लगा देता है, और कई बार पत्नी अपने पति के पीछे लगा देती है। तो ये एजेंसी का अच्छा खासा काम चल रहा है। तो ऐसी ही एजेंसी के पास योगेश बत्रा के पिता जाते हैं, और वो जाकर यही बताते हैं कि जो भी हुआ था सब अचानक हुआ, और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक-ठाक था। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने पुलिस रिपोर्ट नहीं की, और ना ही मैंने शव का पोस्टमार्टम कराया। लेकिन अब मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी जो बहू है प्रियंका, उसने मेरे बेटे की हत्या की है। अब क्योंकि जासूस कंपनी का तो काम ही है, वो कहते हैं ठीक है हम इसका पता लगाते हैं, और जो शुरुआत होती है वो प्रियंका से ही होती है। अब प्रियंका का मोबाइल नंबर और उसका पूरा एड्रेस जो योगेश बत्रा हैं डिटेक्टिव एजेंसी को देते हैं, और एजेंसी के जो जासूस थे अब प्रियंका के पीछे लग जाते हैं। अब वो देखते हैं वो सुबह को उठती है, हेडफोन लगाकर गाने सुनती हुई जिम जाती है, और उसके बाद वो जिम करती है, और फिर घर पे आती है, और किस तरीके से उसका पूरे दिनचर्या का देखते हैं। इसी बीच 23 जुलाई 2016 को चंडीगढ़ में कोई पार्टी होती है, तो वहाँ पर प्रियंका चंडीगढ़ जाती है यमुनानगर से, और उसका पीछा करते हुए जो योगेश बत्रा के पिता ने जासूस एजेंसी करी थी, उसके जासूस उसके पीछे-पीछे जाते हैं। तो चंडीगढ़ में कोई पार्टी थी, उस पार्टी में लाउड म्यूज़िक होता है, और वहाँ पर वो देखते हैं कि प्रियंका किसी लड़के के साथ नाच रही है और झूम रही है, खा रही है, पी रही है। अब क्योंकि उसके पति को मरे हुए अभी 2 ही महीने हुए थे, मई में मौत हुई है, और जून और जुलाई चल रहा है, 23 जुलाई की ये पार्टी थी।
तो पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं और वो एक तरीके से नाच रही है, झूम रही है। तो वहाँ की वीडियो बनाते हैं प्रियंका को नाचते हुए और झूमते हुए, उसको एन्जॉय करते हुए, और फ़ोटो क्लिक करते हैं और वो सारे सबूत लाकर अपने बॉस को दिखाते हैं और बॉस यही कहता है कि अभी हमें योगेश बत्रा के पिता से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब उस लड़के का पता लगाओ कि वो लड़का कौन है और वो इसके संपर्क में कैसे आया। अब जासूस उस लड़के का पता लगाते हैं। तो जिस जिम के अंदर प्रियंका जिम करने जाती थी, एक्सरसाइज करने जाती थी, उसी जिम का एक ट्रेनर था जिसका नाम था रोहित, और वो लड़का रोहित ही था जो चंडीगढ़ में उसके साथ नाच रहा था, झूम रहा था। अब यहाँ पर जासूस एजेंसी के पास 2 चीज़ें हाथ में लग जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है, फ़ोन पे बातें हो रही हैं। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसी होती हैं, इनके भी कुछ हद होती हैं, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से सरकारी एजेंसी काम करती हैं, जैसे पुलिस। जैसे कि मोबाइल की डिटेल है, सीडीआर है, ये अधिकार इनको नहीं है जो प्राइवेट जासूस इसको निकाल सकें। ये सिर्फ पुलिस के पास ही अधिकार है, क्राइम ब्रांच के अधिकार है। तो जितना भी अधिकार उनका था और जितनी भी उनकी कोशिश थी, वो प्रियंका को जो वीडियो बना के ला के दे देते हैं और वो ये बता देते हैं कि रोहित है और उसके साथ उसका अफेयर है और वो जिम ट्रेनर है। ये सारी चीज़ें लाकर योगेश बत्रा जी के पिता के हाथ में वो दे देते हैं। अब यहाँ पर जो जासूसों का काम खत्म हो चुका था, अब उनको लगता है कि अगर मैं ये सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाऊँगा तो शायद पुलिस वाले भी मेरी बात को अभी भी नहीं सुनेंगे और उनको लगेगा कि दोनों के अंदर अफेयर है, और अफेयर साबित हो सकता है, लेकिन हत्या उन्होंने की है ये साबित कैसे होगा। तो यहाँ पर जो योगेश बत्रा के पिता थे, वो सीधे जाते हैं हरियाणा के डीजीपी के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब उनके पास जाते हैं और सारी बात पूरे सिलसिलेवार वो उनको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो पुलिस स्टेशन गए भी थे और पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। अब डीजीपी इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और वो करनाल के एसएसपी को एक एसआईटी टीम गठित करने का एक आदेश देते हैं। अब क्योंकि वो दबाव ऊपर से, अब जो एसएसपी हैं वो भी उनकी बात मानते हैं और उसके बाद फिर जो थाना अध्यक्ष है वहाँ पर ये ऑर्डर पहुँचता है। अब जब ऊपर से दबाव आता है तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हम लोग फिर काम करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि डीजीपी से ऑर्डर आया एसएसपी को और एसएसपी से ऑर्डर आता है थाना अध्यक्ष को कि इसकी जांच करी जाए। अब जो भी योगेश बत्रा के पिता ने जितने भी सबूत इकट्ठे करे थे, वो सारे सबूत वो ले जाकर थाना अध्यक्ष को दे देते हैं कि किस तरीके से उनकी बहू का अफेयर रोहित नाम के जिम ट्रेनर के साथ चल रहा है। अब जो थाना अध्यक्ष से इसकी जांच शुरू करते हैं, और वो सबसे पहले जांच यही होती है कि जिस 27 मई 2016 को उसकी मौत हुई थी योगेश बत्रा की, उस वक्त इनका सीडीआर कहाँ था और ये दोनों कहाँ पर थे और इनकी कितनी बात होती है और कैसे होती है। तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ें पुलिस के हाथ लगती हैं कि 27 मई 2016 को सतीश का जो लोकेशन था वो योगेश बत्रा के घर का ही था। अब इस बात से साबित होता है कि वो उसके घर में ही था जिस रात उसकी मौत हुई थी। दूसरी बात, जो वहाँ का मोबाइल टावर का एरिया था, वहाँ पर पुलिस ये जांच करती है, जो डम डाटा निकालती है कि रात को करीब 40 बार वहाँ से आउटगोइंग कॉल हुई है और इनकमिंग कॉल हुई है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और पुलिस ये जानना चाहती है कि ये कौन आदमी है जो रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पूरी रात उसने फ़ोन करे। तो जिस मोबाइल के अंदर वो सिम था, उस सिम का ईएमआई निकाला जाता है, और उसके बाद जो प्रियंका के मोबाइल थे और जो इसके लड़के के रोहित जो जिम ट्रेनर था इसका मोबाइल था, इसका ईएमआई निकाला जाता है, क्योंकि जब पुलिस सीडीआर निकलवाती है, जो कॉल हिस्ट्री निकलवाती है, उसके अंदर मोबाइल का ईएमआई भी जाता है। यहाँ पर पुलिस को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 40 बार जिस मोबाइल फ़ोन से बातें हुई थी, वो सिम प्रियंका के मोबाइल के अंदर था। यानी कि जो प्रियंका थी, उसके मोबाइल के अंदर जो सिम था, जो उसका रोज़मर्रा का था, उस सिम को मोबाइल के अंदर से निकाला जाता है और उसके अंदर एक नया सिम डाला जाता है, और उस नए सिम से वो 40 बार इस जिम ट्रेनर रोहित को फ़ोन करती है रात में, और सुबह को पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। अब पुलिस के हाथ में ये सबूत काफ़ी था, क्योंकि वो उसके घर के अंदर मौजूद था और 40 बार उसकी बात हुई और मोबाइल का सिम बदलने की क्या ज़रूरत थी। अब पुलिस उसके बाद दोनों के मोबाइल कहाँ-कहाँ पर एक साथ हैं, कौन से ऐसे मॉल में है या कोई ऐसा वो मूवी देख रहे हैं, जो दोनों के मोबाइल साथ में हैं, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं, या कहीं ऐसी कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर दोनों के मोबाइल एक साथ हैं, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो है दोनों मोबाइल एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो भी गाड़ियाँ, बहुत सारे ऐसे कैमरे लगे हुए होते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि ये दोनों ही साथ में, उसकी मृत्यु से पहले दोनों उसके साथ थे और मृत्यु के बाद भी दोनों साथ में हैं।
यहाँ पर पुलिस को लगता है कि अब हमारे पास इतने सबूत काफ़ी हैं रोहित को उठाने के लिए, हमारे पास एकदम पर्याप्त सबूत हैं। और रोहित को उठाया जाता है और उससे फिर पूछताछ करी जाती है, जिसमें रोहित इन सारे आरोपों से साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि आप मुझे फंसाना चाहते हो और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसके सामने उसकी कॉल हिस्ट्री और वो सारी सीसीटीवी फुटेज और चंडीगढ़ की पार्टी में नाच गाना और जो कॉफ़ी शॉप थी और जो ट्रेवल कर रहे थे और जो 40 बार रात को जो कॉल हुई थी, वो भी मोबाइल के अंदर से सिम निकाल कर दूसरा सिम डालने के बाद में, तो यहाँ पर रोहित टूट जाता है और फिर वो कहानी सुनाता है। जो कहानी सामने आती है वो ये थी कि रोहित के ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका था और जितने भी कर्जदार थे वो उसको धमकी दे रहे थे मारने पीटने के और उसको दबाव बना रहे थे अपना पैसा वापस लाने के लिए। यहाँ पर इसी बीच प्रियंका जिम ज्वाइन करती है और उसकी आंख लड़ती है इस रोहित के साथ और धीरे धीरे दोनों के जो बीच की दूरी थी वो मिटती चली जाती है और दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। और यहाँ पर उसको रोहित बताता है कि वो किस तरीके से कर्जे में फंसा हुआ है, क्योंकि जब भी वो साथ होते थे तो बार बार कर्जदारों के फ़ोन आते थे। और प्रियंका उसको बताती है कि उसका पति उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अब वो दोनों साथ में घूमते हैं फिरते हैं और ये बात ज़्यादा छुपती है नहीं। योगेश बत्रा को इस बात का पता चल जाता है और वो दोनों को डांटता है, फटकारता है और उसका जिम जाना बंद कर देता है। यहाँ पर अब दोनों परेशान होने लगते हैं और उनको लगता है कि अगर हमें मिलना है और हमें एक होना है तो योगेश बत्रा को हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जो जिम ट्रेनर रोहित था, उसको ये भी लगता है कि योगेश योगेश बत्रा के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बड़ी आसानी के साथ उसका सारा कर्जा भी खत्म हो सकता है और ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और बैठे बिठाए उसके पास काफ़ी दौलत हो जाएगी। अब वो प्रियंका और योगेश ये रोहित दोनों प्लान बनाते हैं और वो इस बात को बिल्कुल फाइनल कर लेते हैं अब हमें किसी भी तरीके से योगेश बत्रा को इस दुनिया से विदा करना है। अब क्योंकि इसके पास कर्जदारों के फ़ोन आते रहते थे, अब इसको कर्जदार पकड़ लेते हैं। बताता है कि देखो तुम्हारे मेरे पास 40 या 50,000 रुपए है और अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और ज़्यादा दे सकता हूँ। एक लड़का था श्याम सुंदर जिसके रोहित पर पैसे थे और दूसरा था सतीश। ये करनाल में एक पारस हॉस्पिटल है, वहाँ पर हेल्पर का काम करता था। तो इन दोनों को 10 लाख में सुपारी दी जाती है और ये दोनों राजी हो जाते हैं प्रियंका के पति को योगेश बत्रा को मारने के लिए। और ये सारा पैसा अरेंज करती है प्रियंका अपने पति को मारने के लिए। अब क्योंकि ये सोनू उर्फ सतीश ये काम करता था पारस हॉस्पिटल में, तो इसको ये पता था कि बेहोशी की कौन सी दवा है और कौन सा इतना डोज है जिसको हम ज़्यादा दें तो इससे मृत्यु हो सकती है। तो वो 2 इंजेक्शन पारस हॉस्पिटल से लेता है और अब वहीं से प्लान इनका शुरू हो जाता है और जो उसने सिम चेंज करा था वहीं से उस पे कॉलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले वो हॉस्पिटल में था, कहाँ पहुँचे, इंजेक्शन लिए नहीं लिए, उसके बाद श्याम सुंदर सतीश से मिला नहीं मिला, उसके बाद फिर ये रोहित तीनों से मिला नहीं मिला, अब आप कहाँ आ चुके हो। उसके बाद जब उसके घर के पास पहुँच जाते हैं यमुनानगर में, तो फिर वो इनोवा कार से उनको लेने के लिए आती है, पीछे का गेट खोलती है, फिर उनको फ़ोन करती है कि पीछे गेट से आना। और योगेश बत्रा पूरी गहरी नींद में सो चुका है। अब क्योंकि इनके पास इंजेक्शन थे और ये 3 आदमी थे और साथ में एक महिला ये प्रियंका थी। अब ये पीछे के रास्ते से अंदर आते हैं, लेकिन अब गैर आदमियों की जो आहट होती है उससे योगेश बत्रा की आँख खुल जाती है और इससे पहले ये तीनों उस पर हमला करते हैं, योगेश बत्रा इन तीनों पर हमला कर देता है। इसी छीना-झपटी में जो बेहोशी का इंजेक्शन था, वो उसके हाथ से छूटता है और नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। उसके बाद दूसरे इंजेक्शन वो उसको लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगेश बत्रा एकदम हष्ट-पुष्ट था और वो पूरी ताकत लगाता है और दूसरा इंजेक्शन भी गिर जाता है। अब यहाँ पर ये तीनों एक तरीके से परेशान हो जाते हैं कि जो उनका प्लान था, वो प्लान बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब वो क्या करें? उसने उनको देख भी लिया है और प्रियंका को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि योगेश बत्रा को ये पता चल चुका है कि ये तीनों मेरे ही बुलाने पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसने गेट खुला छोड़ा था। अब ये चारों इस बात का फैसला कर लेते हैं कि अब कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हमें योगेश बत्रा को ख़त्म करना है। अब क्योंकि 4 आदमी और वो अकेला था और ये उसको अपने काबू में ले लेते हैं और चारों आदमी उसके दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ते हैं और प्रियंका एक तकिया उठाकर लाती है और वो उस तकिए से अपने पति को, जिसके साथ वो 18 साल से रह रही थी, उसके मुँह पर रखकर पूरी ताकत से दबा देती है और जब तक दबाए रखती है, जब तक उसका दम नहीं निकल जाता, उसकी साँसें नहीं टूट जाती। जब उसकी साँसें टूट जाती हैं, वो उनको कहती है कि अब तुम जाओ और सारी चीज़ें वो सही जगह पर रखती है, क्योंकि छीना-झपटी हुई थी, मार-पीट दोनों में हुई थी और वो सुबह होने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही सुबह होती है और वो शोर मचाना शुरू करती है कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अब वो ये हार्ट अटैक के जो भी सिम्पटम थे, वो उसने ऑनलाइन नेट पर देखे थे कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है
तो वो किस तरीके का उसको दर्द होता है या कौन-सी जगह उसको हाथ लगाता है या किस तरीके से वो मुँह बनाता है। अब वो सारी चीज़ें उसने पहले ही इस बात की तैयारी कर रखी थी और जैसे ही उसके पिता वहाँ पर आते हैं, तो अपने पिता को वो सारी बातें वो ही बताती है, जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है। और जब आदमी कोई भी डॉक्टर ये बात को पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि बॉडी तो उसकी ठंडी हो चुकी है, वो मर चुका है। तो वो बताती है कि ऐसे-ऐसे हुआ था, तो वो समझ जाते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है और प्रियंका के पिता उसको हार्ट अटैक डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं था कि उनकी बेटी ने उसकी हत्या कर दी है। अब क्योंकि डॉक्टर ने हार्ट अटैक घोषित कर ही दिया है और उसके माता-पिता को फिर यही बताया जाता है और इस तरीके से इन चारों अपराधियों को पकड़ा जाता है और जितने भी सबूत थे सारे अदालत में रखे जाते हैं। कई साल ये मुकदमा चलता है और जब इसका मुकदमे का फैसला आता है, तो वो आता है चारों को उम्र कैद का, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सबूत थे। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि 18 साल शादी को हो चुके हैं और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, ना ही पैसे की कमी है और ना ही किसी और चीज़ की कमी है और उसका थोड़ा-सा पेट बढ़ता है तो खुद योगेश बत्रा जो उसका पति था वो चाहता था कि वो बिल्कुल फिट रहे और वो जिम जाए और वो जानबूझकर उसको जिम भेजता है जिससे उसकी पत्नी ज़्यादा जिए और एकदम स्वस्थ रहे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि 18 साल बाद किस तरीके से उसका दिमाग घूमता है और वो कैसे वो अपने हँसते-खेलते परिवार अपना हँसता-खेलता घर को उजाड़ देती है और अब सारी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर। और यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी योगेश बत्रा के पिता की कि ना पोस्टमार्टम और ना बॉडी, ना लाश हाथ में है और उसके बाद भी जो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और सिस्टम से लड़े और किस तरीके से उन्होंने जासूस हायर करे और सारे सबूत लेकर फिर डीजीपी के पास गए और किस तरीके से कातिल अपनी सही जगह पहुँचे। तो ये थी आज की कहानी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात हुई कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।